प्यारे विद्यार्थियों, आज बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज हमारा पहला जो चैप्टर होगा भारत संसाधन एवं उपयोग। विद्यार्थियों, आप हमें जरूर बताएं कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है और आप एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए जिससे आप अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है आपको कि सभी विषयों के समान तरीके से जो है वो रिवीजन भी करना अनिवार्य है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं भूगोल जो है, भारत संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है उसके हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज बारी बारी से देखेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं या इस प्रकार के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारा इस पोर्टल है एक brillianteducenter.com, जहां से जाकर के इसे आप देख सकते हैं या दोबारा आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है कि 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का विस्तार था। मतलब 2001 में कितना ऐसा भारत का क्षेत्र था जहां पर वनों का विस्तार था। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से लेकर के क्या 31% तक। अगला है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदी, नगर, खनिज। तो वन, नदी और खनिज ये तीनों जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, मानव निर्मित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय, मानवकृत, जैव, अजैव। तो आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। माने भारत में ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार जो है वो भारत में केवल सीमित है। तो आपको देखने से ही आसान लग रहा होगा, पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो खनिज तेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव, अचक्रीय। तो देखने को मिलता है पुनः पूर्ति योग्य। इसका सौर ऊर्जा को हम लोग लगातार सतत तरीके से जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे पुनः पूर्ति योग्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में जो है सबसे अधिक सिंचाई होती है, उसी सिंचाई के कारण जो है वहां की भूमि जो है निम्नीकरण हो चुका है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो किसी क्षेत्र में अगर आप अधिक सिंचाई कर दीजिएगा तो जितने भी खनिज लवण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अधिक सिंचाई। अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में होती है। तो सोपानी कृषि जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी पर्वतीय इलाका है उन सारे पर्वतीय इलाकों में सोपानी कृषि होती है। तो इसमें आप देख लीजिए पर्वतीय इलाका कौन सा है, तो उत्तराखंड है, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला है, काली मृदा का अन्य नाम क्या है। तो कहता है काली मृदा का अन्य नाम जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रेंगुर मिट्टी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। कहिएगा ऐसा नीला क्यों कहा जाता है, तो अधिक पृथ्वी पर 71% जल है और 29% जो है स्थल है। तो जो सबसे अधिक ज्यादा होगा वही चीज जो है सबसे ज्यादा होगा, और साथ ही प्रकाश का वहां पर प्रकंडन हो जाता है, इसलिए देखने को मिलता है पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से बिहार का विभाजन हुआ, यानी झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो देखने को मिलता है खासकर बिहार में मैदानी भाग पाए गए। मैदानी भाग के अलावा जो है यहाँ पर वनों का प्रतिशत बहुत कम हो गया। अधिकतर वन जो थे वो झारखंड में चले गए, इसलिए यहाँ पर बिहार में जो है केवल मात्र जो है वो 7% वन पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत शो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आंसर जो होगा वो 7%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वनों का विस्तार जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। माने देश में आप पढ़े होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनके द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना में देश के बांधों को और कृषि पर विशेष तरीके से जोर दिया गया था। तो इसलिए देखने को मिलता है देश के बांधों को उन्होंने भारत का मंदिर कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित नेहरू।
अगला, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? आप जानते होंगे कि सबसे अधिक जो है मरुस्थल किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में पाया जाता है, तो इसलिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो राजस्थान में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? माने कोई एक ऐसी समिति बनी हुई थी जिसने सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाया। सतत विकास की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कि वैसे संसाधन जो कि लगातार जो है सतत प्रक्रिया से माने भावी पीढ़ी उसका लाभ ले पाए, तो वो सतत पोषणीय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडलैंड कमीशन। अगला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक बार अगर आप कोयला का प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा उस बार आप उस कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन को आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र जो है सीमा अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कहने का अर्थ है कि समुद्र के तट से, भारतीय समुद्र के तट से कितना किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा जिस पर देश का हक होता है, तो आंसर हो जाता है 200 नॉटिकल मील। कहता है समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर की राष्ट्रीय संपदा, माने भारत के समुद्री तट से कितने किलोमीटर के अंदर अगर माने कहता है, एक नियम कहता है कि अगर भारत के समुद्री तट से अगर 19.2 किलोमीटर के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, उन सारे संसाधनों पर जो है वो भारत का होगा। यह ऐसा नियम जो है केवल भारत पर ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी लगभग देश हैं उन सबके जहां पर जिसकी समुद्री तट इलाका है। अब उस दौरान उस 19.2 किलोमीटर के अंदर अगर किसी दूसरे देश की भी जहाज आती है तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी उसके क्षेत्र में प्रवेश। अब कहिएगा ऐसा क्यों? तो यह राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नियम बनाया गया है। तो इसका आंसर आपको हम बता दिए थे, डी नंबर 19.2। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आप तो जानते हैं कि लोहे का बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय। यहाँ पर अनवीकरणीय शो कर रहा है, यानी नवीकरणीय हो जाएगा। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा जो है देखने को मिलता है अनवीकरणीय, जय, नवीकरणीय, व्यक्तिगत। तो आंसर हो जाएगा नवीकरण, क्योंकि पवन ऊर्जा को हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन प्रवहनीय माने कौन ऐसा चीज जो कि प्रवाहित होता है और उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो प्रवाहित होने में नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो देखने को मिलता है ऑप्शन जो हो जाएगा डी, यानी कि खनिज हो जाएगा। कह रहा है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सबसे सीमित है? कौन ऐसा भंडार है जो कि भारत में सबसे कम है? तो इसमें देखिए समुद्री ऊर्जा, समुद्र तो यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कोयला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो मूल्य पर, मात्रा पर, उपयोगिता पर या मूल्यांकन पर? तो यानी उसकी उपयोगिता पर कि आप उसे कितना उपयोग कर रहे हैं। कह रहा है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी संसाधन का विवेकपूर्ण अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो वह संसाधन यहाँ से नष्ट हो जाएगा और भावी पीढ़ी उस संसाधन का लाभ कभी नहीं ले पाएगी। तो इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। वह प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1968 में लाया गया था। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? माने किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई मंदिर बनना है तो वो किस प्रकार के? पर्सनल कहा जाएगा, सामुदायिक कहा जाएगा, राष्ट्रीय, अजैव? तो आंसर हो जाएगा सामुदायिक। कह लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है वो सुमित सर ने लिखा था और इस कब प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अगला, 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था। माने पर्यावरण को लेकर के, माने कह रहा ब्राजील का यह शहर है जहां पर 1992 में एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? तो पृथ्वी सम्मेलन था। पहला माने कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कह रहा है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? माने राजस्थान किस लिए माने प्रसिद्ध है? तो मरुस्थल के लिए। तो मरुस्थल क्यों है? तो वहां पर जल की कमी है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका? तो ये भूगोल का चैप्टर का पहला ही
सबसे उसमें आपको रेड कलर में इंडिकेट मिलता होगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी जिम्मरमैन ने कहा था। आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मतलब देखने को मिलता है आईपीसीसी एक संस्था है जो क्लाइमेट के चेंज को लेकर या पर्यावरण के प्रति वो जागरूक रहती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर यानी डी यानी बी यानी जनेवा में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेर सर ने लिखा था। कह रहा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन आपको मालूम होना चाहिए 1977 में हुआ था, 97 में हुआ था। किसने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर महात्मा गांधी। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्टॉकहोम में। किसने किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जिम्मरमैन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी अनवीकरणीय संसाधन यानी कह रहा है 1992 में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये देखने को मिलता है ए यानी पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बी नंबर यानी स्टॉकहोम में। पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है? तो वहां पर देखने को मिलता है अधिक सिंचाई यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसी के साथ ये प्रश्नों का सिलसिला जो है वो समाप्त हो चुका है। हमने लगभग जो है 12 मिनट में जो है हमने 40 प्रश्नों का जो है रिवीजन कर लिया है। तो आशा है कि आप अगले चैप्टर को इसी प्रकार से रिवीजन करना चाहते हैं या हमारे वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो है अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।